मेरा नाम आदिल है। ये घटना 2012 की है। काफ़ी अजीब घटना थी ये। 2012 में मेरे पास कोई भी मोटरसाइकिल नहीं थी। मेरी अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और नानी की भी तबीयत खराब थी। अम्मी को नानी के पास जाना था। अब्बू साइकिल चला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा था। मैं जैसे तैसे मम्मी को नानी के वहाँ पे छोड़ के वापस आ रहा था। इतनी भी शाम नहीं हुई थी कि मुझको रास्ता ना दिखाई दे या मुझे टॉर्च की जरूरत पड़े। मैं अपने घर वापस लौट रहा था। जिस रोड से मैं अपने घर को वापस जा रहा था, उसी के बगल से एक कच्ची रोड भी गई हुई थी। हमारा खेत बाकी लोग से एकदम अलग था। वहाँ पे हमारे खेत थे और अलग पीछे था। मेन रोड से मुझे मेरे खेत में जाने के लिए 500 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं अपने खेत को देखने के लिए चला गया। मैंने सोचा कि मैं एक राउंड मार दूं। आमतौर पर रात को वहाँ पे जानवर आके फसलों को खराब कर दिया करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि सारे फसलों को एक बार मैं दोबारा जाके देख लूं। अंधेरा ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मैं जब रोड से लेके खेत तक गया, सूरज हल्का फुल्का डूब चुका था। मैं अपनी खेत को साफ साफ देख सकता था और वहाँ पे सारी फसलें ठीक ठाक बोई हुई थी। मेरे खेत के एकदम पीछे साइड में तभी मैंने ध्यान दिया, एक काली परछाई है, वो झुकी हुई थी और झुक झुक के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस परछाई को देख के मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वो कोई जानवर की परछाई है। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, वहीं पे मैंने अपने साइकिल खड़ी की और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो वहीं पे टहल रहा था। मुझे लगा ये फसलों को खराब कर देगा। आमतौर पर जानवर आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं और मैंने अपने साइकिल को वहीं पे खड़ी की और परछाई के पास जाने लगा। मैंने सोचा अगर वो जानवर बड़ा होगा तो मैं उसे मार के भगा दूंगा, क्योंकि वो फसलों को खराब कर रहा था। उस टाइम मैंने अपने हाथ में एक भारी सी ईंट पकड़ रखी थी। मैं अकेला था पर कोई भी नहीं था। मैं खेत के एकदम पीछे साइड में गया तो परछाई वहीं पे खड़ी हो गई। जब मैं उस परछाई के पास वहाँ पहुँचा और मैं साफ साफ उसे देख सकता था। जब वो परछाई रुकी, उसकी और मेरी करीबन दूरी 10 मीटर की थी। कुछ अजीब सी ही परछाई थी, वो कोई जानवर नहीं था। फिर मेरे आंखों के सामने परछाई 2 गुना बड़ी हो गई। पहले तो वो झुक के चल रही थी, मैं उसके आर पार भी देख सकता था। वो एक काली बड़ी परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरे तरफ आने लगी। मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा मेरे हाथों में जो ईंट में पकड़ा हुआ हूँ उसके तरफ फेंक दूं, लेकिन मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर बुरी तरह से जम गए हैं। वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मुझे क्या हुआ। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन मैं भाग भी नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर बाद मेरे पैरों में जैसे कि जान आ गई हो। मैं दोबारा अपनी साइकिल की तरफ भागा। साफ साफ उस चीज़ को महसूस कर सकता था कि परछाई भी मेरे पीछे ही भाग रही है। जैसे तैसे अपनी साइकिल के पास पहुंचा। मैंने अपने साइकिल को पकड़ने की कोशिश की। जैसे अपनी साइकिल पकड़ी, मेरी साइकिल हवा में उड़ गई। साइकिल हवा में 1 मीटर दूर पीछे जाके गिर गई। लग रहा था मेरी साइकिल को किसी ने उठा के जोर से फेंक दिया हो, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने अपनी साइकिल को वहीं पे छोड़ दिया, रोड की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगा। ऐसा महसूस भी हो रहा था कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। किसी ने मेरे कंधे को छूने की कोशिश की है। कि मैं मेन रोड के पहुंचा, पे ही जाके नीचे बैठ गया। तभी लोग वहां से आ जा रहे थे। जान पहचान के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने उसी वक्त अपनी साइकिल रोकी और मेरी हालत के बारे में पूछा। मैं उन्हें सब चीज़ बताई। मुझे दोबारा बताया कि हम लोग जाके वहाँ देखते हैं। मुझे दोबारा बोला चल के वहाँ पे दोबारा देखते हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं जुटी जाने की। मैं उससे बोला कि वो मुझे घर छोड़ दे। उन्होंने कहा ठीक है। अब्बू की भी तबीयत ख़राब थी और दवाई भी देनी थी। जब मैं अब्बू के पास पहुंचा तो वो सो रहे थे। उन्होंने देखा कि मैं पैदल आया हूं। उन्होंने मुझसे साइकिल के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि साइकिल मेरे एक दोस्त के पास है, कुछ देर में वो मुझे साइकिल लाकर दे जाएगा। वो जिन्होंने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया था, वो बाद में मेरे दोस्त के साथ मेरे खेत पे परछाई को देखने के लिए गए। उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई भी परछाई नहीं दिखी और मेरी साइकिल वहाँ रोड पे ही पड़ी हुई मिली। मैंने उन्हें बताया कि ये जो घटना मेरे साथ घटी ये एकदम सत्य थी। हालांकि वो मेरे बात पे विश्वास कर रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वो सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे किसी तरह का कोई वहम हुआ है। वो मेरी साइकिल वापस लाके मुझे दे गए और इस घटना को अगले दिन मैंने अपने अम्मी को भी बोला। फिर अम्मी ने मुझे वहाँ पे रात को जाने से मना किया
और उस दिन के बाद से और मैं वहाँ पे रात को कभी भी नहीं जाता हूँ। मेरा नाम मनोज है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। ये घटना 2009 की है। मधु चाची अपना सारा काम निपटा के ही सोने जाती थी। रात में खाना बनाने के बाद वो देर रात तक बर्तन मांज के सोने जाती थी। देर रात बर्तन मांज के साफ सफाई करके सोने जाती थी। हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा पुराना था, ठीक से डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। हमारे गांव में करीबन 200 घर थे। 200 घर में केवल 6 नल कुएं के पास बने हुए थे। सरकार ने कई नलों को तो कई सालों से सर्विस भी नहीं कराया था। मधु चाची उन्हीं नल में से एक नल पे रात को बर्तन धो रही थी। वो नल हमारे ठीक घर के सामने था, तो हमें पानी लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी। हमारे गांव में ढेर सारे बड़े बड़े बर्तन होते थे। मेरा परिवार भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। बड़ी बड़ी पटरियाँ, बड़ी बड़ी कढ़ाई, कुकर का तो ज़माना भी नहीं था हमारे टाइम में। बर्तन को अच्छे से मांजने के लिए मधु चाची चावल का भूसी का उपयोग करती थी, जिससे बर्तन बहुत अच्छे से मंजते थे और साफ सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती थी। वो घर में लेडीज में सबसे छोटी थी और इसलिए वो सारा काम खत्म करके ही सोने जाती थी, ताकि दिन में उनको ज़्यादा काम ना करना पड़े। मधु चाची की अक्सर तबीयत खराब रहती थी। मेरे चाचा और मेरे घर वाले उनसे बोलते थे कि ज़्यादा काम ना करे, थोड़ा आराम भी कर लिया करे, लेकिन वो बात ही नहीं सुनती थी। अपनी दवाइयाँ भी समय से नहीं खाती थी। बस सबसे ऐसे ही बोला करती थी, ये तो नॉर्मल जुकाम है, बस ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी ये बीमारी कुछ और ही थी। अंदर धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ते चली गई। एक दिन रात के करीब 1 बजे मधु चाची अपना सारा काम खत्म करके आई और जैसे ही सोने जा रही थी, अचानक से उनके सर में बहुत तेज दर्द उठा और वो बेहोश हो गई। उनको सब कोई उठाया, लेकिन वो नहीं उठी। उस वक्त हॉस्पिटल भी हमारे गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर में था। हमारे घर से 2 घर छोड़ के एक वैद्य जी रहते थे। उनको तुरंत बुला के लाया गया। वैद्य जी ने जब मधु चाची की नाड़ी चेक की तो उनकी नाड़ी नहीं मिल रही थी। उनकी हार्ट बीट भी बंद हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। इतना जल्दी उन्हें क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। किसी तरह उनको रात में सब कोई अस्पताल भी लेके गए। अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तो वो मर चुकी थी। वजह किसी को नहीं पता थी। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी जब वो होश में नहीं आई तो उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसी रात मधु चाची को सबको घर लाया गया। घर लाने से पहले उनके शरीर को एक गाड़ी में रखा गया था, जो कि शायद लाश ले जाने को काम आती थी। वो वही हॉस्पिटल के पास मिले थे। उनके मृत्यु शरीर को उस गाड़ी में रखने के बाद उसी में चाचा भी बैठ गए थे और मेरे पापा भी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। गांव के कुछ और लोग थे जो अपने मोटरसाइकिल से आ रहे थे। गाड़ी उसी वक्त रास्ते में चल रही थी। उस वक्त बारिश भी काफ़ी तेज होने लगी थी और मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा था। अस्पताल से करीब हमारा घर करीब 11 किलोमीटर का था। वो लोग गाड़ी से आ रहे थे। जिस गाड़ी में मधु चाची का मृत्यु शरीर था, उस गाड़ी का टायर थोड़ी दूर आते जंगल में पंक्चर हो गया। दरअसल वो जंगल नहीं था, वो हमारे गांव का आम का बाग था। उस बाग में कई लोगों को पेड़ थे। कई लोग वहीं पे जाया करते थे जब उन्हें फल या किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। उस गाड़ी का टायर वही बाग के साइड में पंक्चर हुआ था। वहाँ पे ढेर सारे मृत्यु शरीर भी जलाए जाते थे। वो इलाका हमारे गांव का थोड़ा पहाड़ी इलाका था। गांव के अंदर आने से पहले वही इलाका से होके आना पड़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ थी। क्योंकि हमारे गांव में जब भी कोई शुभ चीज़ होती थी, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ या किसी की शादी हुई, तो उसी एरिया से होके ही आना पड़ता था। गांव वाले ने कई बार उस रास्ते को बंद करने की भी सोची, लेकिन कभी किसी को मौका ही नहीं मिला। लोग उसी रास्ते से लगातार आना जाना किया करते थे, इसलिए इस चीज़ को सब कोई भूल गए। गाड़ी पंक्चर होने के बाद गाड़ी के ड्राइवर ने टायर को चेंज किया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, उसको टायर चेंज करने में थोड़ा समय लग गया।
गांव के बाकी लोग जो बाइक से आ रहे थे वो थोड़ा पीछे ही रुक गए थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। उस वक्त उस बाग में मेरे चाचा, मेरे पापा और ड्राइवर और मधु चाची की मृत्यु शरीरी ही थी। किसी तरह टायर को चेंज किया। टायर चेंज करने से पहले ही पापा ने ऐसा महसूस किया गाड़ी के ऊपरी हिस्से पे कोई बैठा हुआ है। उनको कोई काली परछाई दिखाई दी, लेकिन उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त चाचा काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो उन्हें संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। उस वक्त ही गाड़ी को बारिश में हमारे घर ले जाया गया। मुझे आज भी साफ साफ याद है, मैं जग रहा था जब वो गाड़ी आई। पापा और चाचा चाची की शरीर को उतार रहे थे। मम्मी ने मुझे अंदर भेज दिया था, लेकिन तभी मम्मी ने मुझे घर भेज दिया। लेकिन मैं खिड़की से सब कुछ साफ साफ देख रहा था। उनके शरीर को उतार के ज़मीन पे रखा गया और बगल में ही तनके को सुलगा दिया गया क्योंकि बगल में धुआं रहे और आग जलती रहे। कहते हैं मृत्यु शरीर के पास हमेशा आग जलती रहना चाहिए और लोहे का भी सामान कुछ रखा रहना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक आत्माएं शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही थी। पूरा गांव एकदम ज़्यादा शांत था। इसके वजह से तो आधा गांव अपने घर से बाहर भी निकल के नहीं आया था। चाची का शरीर बरामदे में ही रखा हुआ था। अभी भी उसमें कोई क्रिया नहीं की गई थी क्योंकि घर के कई लोगों को संदेश भेज दिया गया था। उनको भी आने में थोड़ा समय लगने वाला था। बारिश की वजह से उनको कोई साधन भी नहीं मिल रहा था। उस वक्त घर में मैं, मम्मी, पापा, चाचा और हमारे दादाजी ही थे। हम सब लोग जग रहे थे और उनका शरीर बरामदे में ही रखा हुआ था। बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी और बादल भी बहुत गरज रहे थे। बादल की गरज और हल्के फुल्की रोशनी चाची के मृत्यु शरीर पे पड़ रही थी, जो कि पुराने डबल बेड के चादर से ढका हुआ था। एक एक करके धीरे धीरे सब कोई सोने लगे। चाचा जग रहे थे। चाचा पूरी रात चाची के बगल में ही बैठे रहे। काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी उनको, जो कि उनके चेहरे पे साफ साफ झलक रही थी। पापा ने चाचा को जाके बोला कि वो थोड़ी देर आराम कर ले क्योंकि कल बहुत काम करना है। अगर वो जगते रहेंगे तो उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। चाचा सो नहीं रहे थे, लेकिन पापा ने ज़बरदस्ती उनको सोने के लिए भेज दिए। वो कर भी क्या सकते थे, पूरा घर एकदम शांत था और पूरे गांव में किसी कुत्ते भौंकने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बस दो आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, बारिश की और बादल की गरज। इसके अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सब कुछ एकदम शांत था। किसी को पता भी नहीं चला। बारिश की कुछ बौछारें इतनी तेज थी, वो चाची की मृत्यु शरीर तक गिर रही थी और उनके बगल में जो जलता हुआ गोबर का उपला यानी कि कंधा रखा हुआ था, उस पर भी जाके गिर रही थी। कुछ देर बाद वो जो उपला जल रहा था, पानी की वजह से बुझ गया और वहाँ पे धुआं होना बंद हो गया और आग एकदम शांत हो गई। दादाजी सो गए थे। मम्मी भी मेरे बगल में ही सो रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। चाचा भी आराम कर रहे थे। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठे हुए थे। पापा चाची के मृत्यु शरीर के पास ही बैठे हुए थे। मुझे साफ साफ याद है, उस वक्त रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। मुझे साफ साफ याद है, उस वक्त रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। एक जोरदार बिजली कड़की। जिस कमरे में मैं और मम्मी लेटे हुए थे, उसका दरवाज़ा नहीं बंद था, उसमें बस पर्दा लगा दिया था और दरवाज़ा इसलिए नहीं बंद किया गया था ताकि किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मम्मी जाके उसे दे दे। हमारे घर में सिर्फ 2 ही महिला थी, एक मेरी मम्मी और एक चाची। चाची अब ख़त्म हो गई थी। उस वक्त मैं चुपचाप अपनी कमरों में लेटा हुआ था और दरवाजे के बाहर ही देख रहा था। बादल की गरजने की रोशनी, मुझे दरवाजे पे साफ साफ गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी रोशनी में मैंने किसी को एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए देखा और वो कोई महिला थी।
मैंने साफ साफ उन्हें देखा था। ये मेरा कोई वहम नहीं था। उसने साड़ी पहनी हुई थी। एक तरफ से दूसरी तरफ घर के अंदर जा रही थी, मतलब घर के बरामदे से होते हुए किचन की तरफ। मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या देखा। मैं थोड़ा सा डर भी गया था, पर मुझे लगा शायद गांव की कोई महिला आई होगी। चाची की एक सहेली थी जिसका नाम सुषमा था। वो अक्सर चाची से मिलने आया करती थी। सुषमा को अभी तक चाची की मौत के बारे में पता नहीं चला था, तो वो शायद मिलने आई होगी। मैं तुरंत अपनी बिस्तर से नीचे उतरा और मैंने सोचा मैं जाके सुषमा चाची को सब कुछ बता दूं, लेकिन वो गायब हो गई। ऐसा लगा हो कि वो एकदम हवा हो गई हो। मैं कमरे से बाहर निकल के किचन की तरफ जाके देखने लगा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं फिर दोबारा घर के बाहर के तरफ गया और मैं एक चीज़ देख के एकदम हैरान हो गया। मेरी चाची का मृत्यु शरीर वहाँ पे नहीं था और जिस चादर से उन्हें ढक रखा था वो नीचे की तरफ पड़ा हुआ था। जिस तसले में गोबर के उपले जल रहे थे उसमें पानी भरा हुआ था और मेरे पिताजी वहीं पे बगल में कुर्सी पे बैठे हुए सो गए थे। दादाजी अपने कमरे में सो रहे थे और मम्मी भी अपने कमरे में सो रही थी और चाचा जी ने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया हुआ था। उस वक्त पूरे घर में मैं ही जग रहा था। हमारे घर में छत की ओर जाने के लिए एक सीढ़ियाँ है। वो सीढ़ियाँ चारों तरफ मोटी मोटी दीवारों से घिरी हुई है। उसमें ज़्यादा रोशनी भी नहीं जाती है, लाइट भी नहीं थी, अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। छत पे जाने के लिए जब मैं उन सीढ़ियों से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई अंधेरे कमरे से गुजर रहा हूँ। मुझे छत के ऊपर से छत की दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हमारे यहाँ का किचन का एरिया जहाँ पे सब कोई ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, उसके ऊपर कोई भी छत नहीं है। वहाँ से डायरेक्ट आसमान से पानी चबूतरे पे ही गिरता है। मैं अपने आप को उन पानी को बूंदों से बचाते हुए सीढ़ियों की तरफ गया। मैंने सोचा कि मैं सीढ़ियों की तरफ जाऊं। जैसे ही 2 सीढ़ियाँ चढ़ के अंधेरे के तरफ घूमा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन सीढ़ियों पे कोई बैठा हुआ है। मुझे अंधेरे में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कोई अंधेरे में है। सीढ़ियों के ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उनसे मुझे चमकती हुई परछाई से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था वो कोई औरत थी। मैं समझ गया था वो कोई और नहीं, चाची ही है, क्योंकि उनका शरीर वहाँ पे नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं उन्हें देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। मेरी ही आंखों के सामने सीढ़ियों पे बैठ के मुझे घूर रही थी और पीछे चमकती हुई बिजली मुझे आज तक याद है। उनको देखते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। मैं किचन के सामने उसी चबूतरों से भागते हुए जा रहा था जहाँ पर पूरा पानी चबूतरे के ऊपर पड़ा हुआ था। मैं वहाँ पे फिसल गया और जाके सीधा चाचा के कमरे से लड़ा। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पापा सीधा उठ गए और मम्मी भी उठ गई। चाचा भी अपने कमरे से तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा मैं ज़मीन पे गिरा हुआ हूँ। पापा का जैसे ही आँख खुला, पापा ने देखा चाची का शरीर वहाँ पे नहीं है। वो सब लोग भागते हुए मेरे पास आए तो मैंने उन्हें बताया कि चाची ऊपर सीढ़ियों के पास बैठी हुई है। मैं जैसे ही सबको ये बात बताई, सब एकदम हैरान हो गए। पापा और चाचा तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागते हुए गए। उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर का दरवाज़ा एकदम खुला हुआ था। दोनों लोग छत पे गए और वो देख के हैरान हो गए। चाची का शरीर छत के बीच में ही पड़ा हुआ था, बारिश में भीग रहा था और उनके पूरे कपड़े खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था कोई उनके शरीर में घुस के ये सब हरकत कर रहा है। बाल पूरे बिखरे हुए थे, मुंह खुला हुआ था और आंखें एकदम पत्थर की हो गई थी और पलट गई थी। उस दृश्य को देख के पापा और चाचा बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग शरीर के पास जाए, लेकिन किसी तरह ऊपर का नाम लेते हुए वो लोग चाची के शरीर के पास गए। उन्होंने चाची का शरीर को हिलाने की कोशिश की। चाचा को लग रहा था शायद वो अभी भी जिंदा है और उठकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर चाचा और पापा उनके शरीर को उठाकर उसी जगह पर लेके आए
और दोबारा आग जलाई। फिर वहीं पे सब लोग बैठे हुए थे। मम्मी ने मुझे दोबारा कमरे के अंदर भेज दिया, लेकिन मैं कमरे के अंदर नहीं रुक रहा था, इसलिए मैं दादाजी के पास जाकर सो गया। कुछ देर बाद बारिश भी बंद हो गई और सुबह के 4 बज गए थे। गांव में सब कोई जल्दी उठ जाते हैं और धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल गया कि चाची अब नहीं रही है। घर के सामने भीड़ लगना चालू हो गई। फिर चाची का अंतिम क्रियाक्रम भी किया गया और रात को जो ये घटना हम लोग के साथ घटी थी, इसको लेके चाचा और पापा ने किसी को कुछ नहीं बताया। वापस आके दोबारा रात को उसी तरह हम लोग सब एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे, जो भी कल हम लोग के साथ घटा वो आखिर हुआ क्यों और आगे ऐसी कोई अजीब सी घटना ना घटे, इसका उपाय भी ढूंढने लगे। पापा ने सबको ये बताया उस रात जब जंगल में गाड़ी खराब हो गई थी तो उनको एक अजीब सी परछाई भी गाड़ी के ऊपर नजर आई थी। हो सकता है कि वो कोई आत्मा हो या कोई भूत प्रेत हो, जो कि हो सकता है कि चाची के मृत्यु शरीर के अंदर घुस गया हो और उसने अपनी जगह बना ली हो। सब लोग ने यही अनुमान लगाया था कि उस रास्ते से हम लोग को कोई भी मृत्यु शरीर लेके नहीं आना चाहिए था, और वही हुआ भी जिसका डर था। खैर, फिर चाची के शरीर को वहीं पे जलाया गया जहाँ पर वो गाड़ी खराब हुई थी। हो सकता है वो आत्मा वहीं पे चाची के शरीर से बाहर निकल के चली गई हो। 13 दिन के बाद घर में पूजा पाठ हुई और पूरे घर को दोबारा शुद्ध किया गया। ऐसी फिर कोई भी घटना हमारे घर में दोबारा नहीं घटी, लेकिन उस दिन से दोबारा मुझे अपने ही घर में डर लगने लगा। फिर जब मैंने अपनी 12वीं पास की, फिर मैं पढ़ाई के लिए अपने शहर आ गया और ये जो घटना हमारे घर में घटी थी, वो रात मैं अपने जीवन में कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। मेरा नाम मनोज है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। ये घटना 2009 की है। मधु चाची अपना सारा काम निपटा के ही सोने जाती थी। रात में खाना बनाने के बाद वो देर रात तक बर्तन मांज के सोने जाती थी। देर रात बर्तन मांज के साफ सफाई करके सोने जाती थी। हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा पुराना था, ठीक से डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। हमारे गांव में करीबन 200 घर थे। 200 घर में केवल 6 नल कुएं के पास बने हुए थे। सरकार ने कई नलों को तो कई सालों से सर्विस भी नहीं कराया था। मधु चाची उन्हीं नल में से एक नल पे रात को बर्तन धो रही थी। वो नल हमारे ठीक घर के सामने था, तो हमें पानी लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी। हमारे गांव में ढेर सारे बड़े बड़े बर्तन होते थे। मेरा परिवार भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। बड़ी बड़ी पटरियाँ, बड़ी बड़ी कढ़ाई, कुकर का तो ज़माना भी नहीं था हमारे टाइम में। बर्तन को अच्छे से मांजने के लिए मधु चाची चावल का भूसी का उपयोग करती थी, जिससे बर्तन बहुत अच्छे से मंजते थे और साफ सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती थी। वो घर में लेडीज में सबसे छोटी थी और इसलिए वो सारा काम खत्म करके ही सोने जाती थी, ताकि दिन में उनको ज़्यादा काम ना करना पड़े। मधु चाची की अक्सर तबीयत खराब रहती थी। मेरे चाचा और मेरे घर वाले उनसे बोलते थे कि ज़्यादा काम ना करे, थोड़ा आराम भी कर लिया करे, लेकिन वो बात ही नहीं सुनती थी। अपनी दवाइयाँ भी समय से नहीं खाती थी। बस सबसे ऐसे ही बोला करती थी, ये तो नॉर्मल जुकाम है, बस ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी ये बीमारी कुछ और ही थी। अंदर धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ते चली गई। एक दिन रात के करीब 1 बजे मधु चाची अपना सारा काम खत्म करके आई और जैसे ही सोने जा रही थी, अचानक से उनके सर में बहुत तेज दर्द उठा और वो बेहोश हो गई। उनको सब कोई उठाया, लेकिन वो नहीं उठी। उस वक्त हॉस्पिटल भी हमारे गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर में था। हमारे घर से 2 घर छोड़ के एक वैद्य जी रहते थे, उनको तुरंत बुला के लाया गया। वैद्य जी ने जब मधु चाची की नाड़ी चेक की तो उनकी नाड़ी नहीं मिल रही थी। उनकी हार्ट बीट भी बंद हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। इतना जल्दी उन्हें क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। किसी तरह उनको रात में सब कोई अस्पताल भी लेके गए। अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तो वो मर चुकी थी। वजह किसी को नहीं पता थी। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी जब वो होश में नहीं आई तो उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसी रात मधु चाची को
सबको घर लाया गया। घर लाने से पहले उनके शरीर को एक गाड़ी में रखा गया था, जो कि शायद लाश ले जाने को काम आती थी। वो वही हॉस्पिटल के पास मिले थे। उनके मृत्यु शरीर को उस गाड़ी में रखने के बाद उसी में चाचा भी बैठ गए थे और मेरे पापा भी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। गांव के कुछ और लोग थे जो अपने मोटरसाइकिल से आ रहे थे। गाड़ी उसी वक्त रास्ते में चल रही थी। उस वक्त बारिश भी काफ़ी तेज होने लगी थी और मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा था। अस्पताल से करीब हमारा घर करीब 11 किलोमीटर का था। वो लोग गाड़ी से आ रहे थे। जिस गाड़ी में मधु चाची का मृत्यु शरीर था, उस गाड़ी का टायर थोड़ी दूर आते जंगल में पंक्चर हो गया। दरअसल वो जंगल नहीं था, वो हमारे गांव का आम का बाग था। उस बाग में कई लोगों को पेड़ थे। कई लोग वहीं पे जाया करते थे जब उन्हें फल या किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। उस गाड़ी का टायर वही बाग के साइड में पंक्चर हुआ था। वहाँ पे ढेर सारे मृत्यु शरीर भी जलाए जाते थे। वो इलाका हमारे गांव का थोड़ा पहाड़ी इलाका था। गांव के अंदर आने से पहले वही इलाका से होके आना पड़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ थी, क्योंकि हमारे गांव में जब भी कोई शुभ चीज़ होती थी, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ या किसी की शादी हुई, तो उसी एरिया से होके ही आना पड़ता था। गांव वाले ने कई बार उस रास्ते को बंद करने की भी सोची, लेकिन कभी किसी को मौका ही नहीं मिला। लोग उसी रास्ते से लगातार आना जाना किया करते थे, इसलिए इस चीज़ को सब कोई भूल गए। गाड़ी पंक्चर होने के बाद गाड़ी के ड्राइवर ने टायर को चेंज किया। बारिश बहुत तेज हो रही थी। उसको टायर चेंज करने में थोड़ा समय लग गया। गांव के बाकी लोग जो बाइक से आ रहे थे, वो थोड़ा पीछे ही रुक गए थे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। उस वक्त उस बाग में मेरे चाचा, मेरे पापा और ड्राइवर और मधु चाची की मृत्यु शरीर ही थी। किसी तरह टायर को चेंज किया। टायर चेंज करने से पहले ही पापा ने ऐसा महसूस किया गाड़ी के ऊपरी हिस्से पे कोई बैठा हुआ है। उनको कोई काली परछाई दिखाई दी, लेकिन उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त चाचा काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो उन्हें संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। उस वक्त ही गाड़ी को बारिश में हमारे घर ले जाया गया। मुझे आज भी साफ साफ याद है, मैं जग रहा था जब वो गाड़ी आई। पापा और चाचा चाची की शरीर को उतार रहे थे। मम्मी ने मुझे अंदर भेज दिया था, लेकिन तभी मम्मी ने मुझे घर भेज दिया। लेकिन मैं खिड़की से सब कुछ साफ साफ देख रहा था। उनके शरीर को उतार के ज़मीन पे रखा गया और बगल में ही तनके को सुलगा दिया गया, क्योंकि बगल में धुआं रहे और आग जलती रहे। कहते हैं मृत्यु शरीर के पास हमेशा आग जलती रहना चाहिए और लोहे का भी सामान कुछ रखा रहना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक आत्माएं शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही थी। पूरा गांव एकदम ज़्यादा शांत था। इसके वजह से तो आधा गांव अपने घर से बाहर भी निकल के नहीं आया था। चाची का शरीर बरामदे में ही रखा हुआ था। अभी भी उसमें कोई क्रिया नहीं की गई थी, क्योंकि घर के कई लोगों को संदेश भेज दिया गया था। उनको भी आने में थोड़ा समय लगने वाला था। बारिश की वजह से उनको कोई साधन भी नहीं मिल रहा था। उस वक्त घर में मैं, मम्मी, पापा, चाचा और हमारे दादाजी ही थे। हम सब लोग जग रहे थे और उनका शरीर बरामदे में ही रखा हुआ था। बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी और बादल भी बहुत गरज रहे थे। बादल की गरज और हल्के फुल्की रोशनी चाची के मृत्यु शरीर पर पड़ रही थी, जो कि पुराने डबल बेड के चादर से ढका हुआ था। एक एक करके धीरे धीरे सब कोई सोने लगे। चाचा जग रहे थे। चाचा पूरी रात चाची के बगल में ही बैठे रहे। काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी उनको, जो कि उनके चेहरे पे साफ साफ झलक रही थी। पापा ने चाचा को जाके बोला कि वो थोड़ी देर आराम कर ले, क्योंकि कल बहुत काम करना है। अगर वो जगते रहेंगे तो उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। चाचा सो नहीं रहे थे, लेकिन पापा ने ज़बरदस्ती उनको सोने के लिए भेज दिए।
वो कर भी क्या सकते थे, पूरा घर एकदम शांत था और पूरे गांव में किसी कुत्ते भौंकने की भी आवाज नहीं आ रही थी। बस दो आवाज ही सुनाई दे रही थी, बारिश की और बादल की गरज। इसके अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सब कुछ एकदम शांत था। किसी को पता भी नहीं चला। बारिश की कुछ बौछारें इतनी तेज थी, वो चाची की मृत्यु शरीर तक गिर रही थी और उनके बगल में जो जलता हुआ गोबर का उपला यानी कि कंधा रखा हुआ था, उस पर भी जाके गिर रही थी। कुछ देर बाद वो जो उपला जल रहा था, पानी की वजह से बुझ गया और वहाँ पे धुआं होना बंद हो गया और आग एकदम शांत हो गई। दादाजी सो गए थे, मम्मी भी मेरे बगल में ही सो रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। चाचा भी आराम कर रहे थे, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठे हुए थे। पापा चाची के मृत्यु शरीर के पास ही बैठे हुए थे। मुझे साफ साफ याद है, उस वक्त रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। मुझे साफ साफ याद है, उस वक्त रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। एक जोरदार बिजली कड़की। जिस कमरे में मैं और मम्मी लेटे हुए थे, उसका दरवाज़ा नहीं बंद था, उसमें बस पर्दा लगा दिया था और दरवाज़ा इसलिए नहीं बंद किया गया था ताकि किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मम्मी जाके उसे दे दे। हमारे घर में सिर्फ 2 ही महिला थी, एक मेरी मम्मी और एक चाची। चाची अब ख़त्म हो गई थी। उस वक्त मैं चुपचाप अपनी कमरों में लेटा हुआ था और दरवाजे के बाहर ही देख रहा था। बादल की गरजने की रोशनी, मुझे दरवाजे पे साफ साफ गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी रोशनी में मैंने किसी को एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए देखा और वो कोई महिला थी। मैंने साफ साफ उन्हें देखा था, ये मेरा कोई वहम नहीं था। उसने साड़ी पहनी हुई थी, एक तरफ से दूसरी तरफ घर के अंदर जा रही थी, मतलब घर के बरामदे से होते हुए किचन की तरफ। मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या देखा। मैं थोड़ा सा डर भी गया था, पर मुझे लगा शायद गांव की कोई महिला आई होगी। चाची की एक सहेली थी जिसका नाम सुषमा था, वो अक्सर चाची से मिलने आया करती थी। सुषमा को अभी तक चाची की मौत के बारे में पता नहीं चला था, तो वो शायद मिलने आई होगी। मैं तुरंत अपनी बिस्तर से नीचे उतरा और मैंने सोचा मैं जाके सुषमा चाची को सब कुछ बता दूं, लेकिन वो गायब हो गई। ऐसा लगा हो कि वो एकदम हवा हो गई हो। मैं कमरे से बाहर निकल के किचन की तरफ जाके देखने लगा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं फिर दोबारा घर के बाहर के तरफ गया और मैं एक चीज़ देख के एकदम हैरान हो गया। मेरी चाची का मृत्यु शरीर वहाँ पे नहीं था और जिस चादर से उन्हें ढक रखा था वो नीचे की तरफ पड़ा हुआ था। जिस तसले में गोबर के उपले जल रहे थे उसमें पानी भरा हुआ था और मेरे पिताजी वहीं पे बगल में कुर्सी पे बैठे हुए सो गए थे। दादाजी अपने कमरे में सो रहे थे और मम्मी भी अपने कमरे में सो रही थी और चाचा जी ने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया हुआ था। उस वक्त पूरे घर में मैं ही जग रहा था। हमारे घर में छत की ओर जाने के लिए एक सीढ़ियाँ है। वो सीढ़ियाँ चारों तरफ मोटी मोटी दीवारों से घिरी हुई है। उसमें ज़्यादा रोशनी भी नहीं जाती है, लाइट भी नहीं थी, अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। छत पे जाने के लिए जब मैं उन सीढ़ियों से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई अंधेरे कमरे से गुजर रहा हूँ। मुझे छत के ऊपर से छत की दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हमारे यहाँ का किचन का एरिया जहाँ पे सब कोई ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, उसके ऊपर कोई भी छत नहीं है। वहाँ से डायरेक्ट आसमान से पानी चबूतरे पे ही गिरता है। मैं अपने आप को उन पानी को बूंदों से बचाते हुए सीढ़ियों की तरफ गया। मैंने सोचा कि मैं सीढ़ियों की तरफ जाऊं। जैसे ही 2 सीढ़ियां चढ़ के अंधेरे के तरफ घूमा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन सीढ़ियों पे कोई बैठा हुआ है। मुझे अंधेरे में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कोई अंधेरे में है। सीढ़ियों के ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ था, उनसे मुझे चमकती हुई परछाई से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था वो कोई औरत थी। मैं समझ गया था वो कोई और नहीं, चाची ही है, क्योंकि उनका शरीर वहाँ पे नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं उन्हें देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी।
मेरी ही आंखों के सामने सीढ़ियों पे बैठ के मुझे घूर रही थी और पीछे चमकती हुई बिजली मुझे आज तक याद है। उनको देखते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। मैं किचन के सामने उसी चबूतरों से भागते हुए जा रहा था जहाँ पर पूरा पानी चबूतरे के ऊपर पड़ा हुआ था। मैं वहाँ पे फिसल गया और जाके सीधा चाचा के कमरे से लड़ा। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पापा सीधा उठ गए और मम्मी भी उठ गई। चाचा भी अपने कमरे से तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा मैं ज़मीन पे गिरा हुआ हूँ। पापा का जैसे ही आँख खुला, पापा ने देखा चाची का शरीर वहाँ पे नहीं है। वो सब लोग भागते हुए मेरे पास आए तो मैंने उन्हें बताया कि चाची ऊपर सीढ़ियों के पास बैठी हुई है। मैं जैसे ही सबको ये बात बताई, सब एकदम हैरान हो गए। पापा और चाचा तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागते हुए गए। उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर का दरवाज़ा एकदम खुला हुआ था। दोनों लोग छत पे गए और वो देख के हैरान हो गए। चाची का शरीर छत के बीच में ही पड़ा हुआ था, बारिश में भीग रहा था और उनके पूरे कपड़े खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था कोई उनके शरीर में घुस के ये सब हरकत कर रहा है। बाल पूरे बिखरे हुए थे, मुंह खुला हुआ था और आंखें एकदम पत्थर की हो गई थी और पलट गई थी। उस दृश्य को देख के पापा और चाचा बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग शरीर के पास जाए, लेकिन किसी तरह ऊपर का नाम लेते हुए वो लोग चाची के शरीर के पास गए। उन्होंने चाची का शरीर को हिलाने की कोशिश की। चाचा को लग रहा था शायद वो अभी भी जिंदा है और उठकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर चाचा और पापा उनके शरीर को उठाकर उसी जगह पर लेके आए और दोबारा आग जलाई। फिर वहीं पे सब लोग बैठे हुए थे। मम्मी ने मुझे दोबारा कमरे के अंदर भेज दिया, लेकिन मैं कमरे के अंदर नहीं रुक रहा था, इसलिए मैं दादाजी के पास जाकर सो गया। कुछ देर बाद बारिश भी बंद हो गई और सुबह के 4 बज गए थे। गांव में सब कोई जल्दी उठ जाते हैं और धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल गया कि चाची अब नहीं रही है। घर के सामने भीड़ लगना चालू हो गई। फिर चाची का अंतिम क्रियाक्रम भी किया गया और रात को जो ये घटना हम लोग के साथ घटी थी, इसको लेके चाचा और पापा ने किसी को कुछ नहीं बताया। वापस आके दोबारा रात को उसी तरह हम लोग सब एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे जो भी कल हम लोग के साथ घटा वो आखिर हुआ क्यों और आगे ऐसी कोई अजीब सी घटना ना घटे, इसका उपाय भी ढूंढने लगे। पापा ने सबको ये बताया उस रात जब जंगल में गाड़ी खराब हो गई थी तो उनको एक अजीब सी परछाई भी गाड़ी के ऊपर नजर आई थी। हो सकता है कि वो कोई आत्मा हो या कोई भूत प्रेत हो, जो कि हो सकता है कि चाची के मृत्यु शरीर के अंदर घुस गया हो और उसने अपनी जगह बना ली हो। सब लोग ने यही अनुमान लगाया था कि उस रास्ते से हम लोग को कोई भी मृत्यु शरीर लेके नहीं आना चाहिए था, और वही हुआ भी जिसका डर था। खैर, फिर चाची के शरीर को वहीं पे जलाया गया जहाँ पर वो गाड़ी खराब हुई थी। हो सकता है वो आत्मा वहीं पे चाची के शरीर से बाहर निकल के चली गई हो। 13 दिन के बाद घर में पूजा पाठ हुई और पूरे घर को दोबारा शुद्ध किया गया। ऐसी फिर कोई भी घटना हमारे घर में दोबारा नहीं घटी, लेकिन उस दिन से दोबारा मुझे अपने ही घर में डर लगने लगा। फिर जब मैंने अपनी 12वीं पास की, फिर मैं पढ़ाई के लिए अपने शहर आ गया और ये जो घटना हमारे घर में घटी थी, वो रात मैं अपने जीवन में कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। ये घटना ऑफिसर मॉरिन के साथ घटी है अमेरिकन नेशनल पार्क में। तो अब आगे की घटना मैं आपको ऑफिसर मॉरिन की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हमें उस बच्चे को ढूंढते हुए लगभग 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे। हमारी टीम में ज़्यादा लोग नहीं थे। हम जंगल के जिस हिस्से में उसको ढूंढ रहे थे, उस हिस्से में पहले कोई भी नहीं गया है। हमें कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि हमें उसके यहाँ पे होने की कुछ निशान भी मिलेगी। जहाँ से वो गायब हुआ था, वहाँ से वो जंगल का एरिया करीबन 15 किलोमीटर दूर है।
और वो यहाँ पे क्या करने आया, इसके बारे में हम लोग कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। जो लड़का गायब हुआ था उसका नाम रॉन था। अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए आया था। उसके दोस्तों ने बताया वो लोग कैंप फायर के पास बैठे हुए थे। तभी रॉन को अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। हालांकि वो आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी थी सिवाय रॉन के। वो आवाज़ जिधर से आई थी उसी तरफ बहुत अजीब तरीक़ा से देखने लगा। उसके दोस्त जब शांत हुए और उन्होंने रॉन से जब पूछा कि तुम किधर देख रहे हो, तो उन्हें बिना कुछ जवाब दिए जंगल के उस हिस्से में भाग गया। और वो बोल रहा था कि वो मुझे बुला रही है और वो चिल्ला रही है। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि तुमको कौन बुला रही है। वो उसका जवाब बिना दिए ही बहुत ही तेज़ी से भाग गया। उसको रोकने की उन्होंने बहुत कोशिश की, तब तक रॉन गायब हो चुका था। पलक झपकते ही अचानक से वो कहाँ गायब हो गया था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रॉन के दोस्तों ने भी अपनी टॉर्च लेके उस डायरेक्शन में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ जैसा कि रॉन हवा हो गया हो। काफ़ी देर तक रॉन को ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिला, उसके दोस्तों ने फॉरेस्ट ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी। तभी हमारी सर्च करने वाली टीम वहाँ पे पहुँची। हमने दिए गए सारी डिटेल्स को कलेक्ट किया और लगातार उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहे जहाँ पर आखिरी बार उसके दोस्तों ने उसको जाते हुए देखा था। रॉन की उम्र करीब 27 साल की थी और वो गोरा था और उसकी हाइट करीबन 6 फीट की थी। और ये बात बहुत ही ताजुब की थी कि मेरी हाइट भी उसी की तरह थी। हाँ, बस वो मेरे से कुछ साल छोटा था, लेकिन फिर भी मेरी और उसकी डिटेल्स मिल रही थी। शुरुआत में जब हम लोग ने 2 दिन उसको ढूंढा तो वो नहीं मिला। फिर हमने स्टेफर्ड डॉग्स मंगाए और वो लगातार उसी डायरेक्शन में भागे जा रहे थे जिस तरफ रॉन भागते हुए गया था। करीबन 10 किलोमीटर बाद जंगल के उस एरिया में पहुंच गए जहां पे हमें जाना मना था। दरअसल हम वहां पे कभी नहीं गए थे क्योंकि वो जंगल का काफ़ी घना एरिया था जिसको अभी कई फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक्सप्लोर नहीं किया था। ये घटना 1990 की है। उस वक्त तो उतने डीप में कोई जाता भी नहीं था। उतना सर्च करने के बाद हमें रॉन की जूते मिले जो कि उसके दोस्तों ने वेरीफाई किया वो रॉन की जूते हैं। वो इतनी दूर क्या करने आया था हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमें वहाँ पे रॉन की पैर के निशान भी मिले। एक पैर में उसने जूता पहना हुआ था और दूसरे पैर में कुछ नहीं। कुछ दूर हमने पैर के निशान का पीछा किया और वो पैर का निशान एक छोटा सा दलदल के पास आके ख़त्म हो गया। फिर उस दलदल के बाद हमें एक मोटे पैर के निशान मिले जो कि रॉन के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशानों को देख के इतना तो पता चल गया था हो ना हो रॉन यहीं कहीं है, क्योंकि हर कुछ मीटर बाद हमें रॉन के कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ मिल रही थी कि हमें ये पता चले कि वो रॉन की ही चीज़ है। जिस वक्त हम जंगल के एरिया में खड़े थे उस टाइम हमारी टीम में कुल 4 लोग थे और हम लोग के पास एक स्निफर डॉग भी था और हमारे पास हमारी एक गन थी और एक टॉर्च। हमने प्लान बनाया कि हम चारों लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि जहाँ पर रॉन के फुटप्रिंट्स ख़त्म हो गए थे कि वहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं था कि हम लोग किधर जाए। उसको ढूंढते हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे। अब हम लोग को वापस भी बुलाया जा रहा था क्योंकि हमें और भी ज़्यादा काम थे, लेकिन हमारा ये केस पूरा नहीं हुआ था। मुझे अक्सर अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि रॉन मिल जाएगा। वो अचानक से कहाँ गायब हो गया किसी को भी कुछ नहीं पता। मेरे साथ जो कुत्ता था उसका नाम ब्रूनो था। मैं और ब्रूनो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जहाँ से हमें बड़े पैरों का निशान मिला था। ब्रूनो आगे बढ़ता जा रहा था और मैं उसी के पीछे था। कुछ दूर जाने के बाद ब्रूनो अचानक से खड़ा हो गया और शांत हो गया। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बस एक बड़े से झाड़ के पीछे देख रहा था और उसी झाड़ की तरफ देख के भौंक रहा था। मैं उसे आगे जाने के लिए बोल रहा था पर वो वहाँ से आगे जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने खुद झाड़ के पीछे जाके देखा तो वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो अपने कमर के ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और वो खाली काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसकी पीठ पूरी काली थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे पीठ में किसी ने काली मट्टी लगा दी हो। वो मट्टी में कुछ खोज रहा था
और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसके तेज तेज सांस लेने की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने उसको बुलाने की कोशिश की। मैंने उसको जैसे ही बुलाया वो मिट्टी में खोदना बंद कर दिया और आगे की तरफ देखने लगा। वो अपने शरीर में हल्का सा भी मूवमेंट नहीं किया था। उससे मैं करीबन 5 मीटर की दूरी पे खड़ा था। उसने कोई भी हरकत नहीं की। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने अपनी पिस्तौल बाहर निकाल ली क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पे हमला करेगा। मैंने उसको अपनी तरफ घूमने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं घूमा और उठ के जंगल के अंदर भागने लगा। वो उस तरफ जा रहा था जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। जंगल के उस एरिया में तो बहुत अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी भी वहाँ पे ढंग से नहीं पहुँच पाती है। मैं उसे बार बार रोकने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। जब मैं आगे की तरफ भागा तो मेरे साथ मेरा कुत्ता भी भागा और हम दोनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिर वो जंगल में क्या कर रहा था हमें कुछ भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा मैं उसे गोली मार के रोकने की कोशिश करूं, क्योंकि अब मुझे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। मैं उसे गोली नहीं मार सकता था। मेरे दिमाग में शायद ये चल रहा था कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो और शायद मुझसे वो बहुत ज़्यादा डर गया हो। मैंने हवा में एक फायर किया और मेरी गोली चलाते ही वो उसी वक्त रुक गया। मैंने उसे पीछे घूमने के लिए बोला और वो तुरंत घूमा और उसको देख के मेरे हाथ से मेरी बंदूक छूट गई। वो आदमी जो भी था उसका शक्ल हूबहू मेरे से मिल रही थी। उसकी हाइट, उसकी आंखें, उसके चेहरे पे जितने भी बाल थे हूबहू मेरे से मिल रहे थे। मेरा कुत्ता लगातार उसको देख के भौंके जा रहा था और मैं उसे देख रहा था। कुछ देर के लिए मेरे हाथ पैर एकदम जम गए थे, लेकिन वो मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो मेरी तरफ कुछ देर के लिए मुझे घूर के देखने लगा और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था। मैं जब बेहोश हो रहा था तो मैंने आखिरी बार उस आदमी को देखा था। वो काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा था क्योंकि मेरी आंखें ढंग से खुल भी नहीं रही थी। मुझे सिर्फ बस इतना दिखाई दे रहा था कि वो मेरे पास आ रहा है और मेरे कानों में मेरे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सिर्फ आ रही थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बेस के रेस्टिंग रूम में सोया हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ और वहाँ पे मैं कैसे पहुँचा। जब मैंने अपने गलीग से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उस बच्चों को ढूंढते हुए मैं जंगल में चला गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर चला गया था। जब मेरी कोई खबर उन्हें नहीं मिली तो वो लोग मुझे भी ढूंढने के लिए आए और मैं उनको चलते हुए मिल रहा था। मैं धीरे धीरे जंगल के बाहर चलता हुआ आ रहा था, कहीं खोया हुआ था। उन्होंने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका जवाब मैंने कुछ भी नहीं दिया। फिर मैं उन लोग के सामने ही बेहोश हो गया और सच बताऊं तो मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ और मैं अपने आप जंगल के बाहर चलते हुए कैसे पहुंचा, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मेरे साथ जो मेरा कुत्ता था वो भी मेरे साथ चल रहा था और ताजुब की बात तो ये है मेरे कुत्ते को भी इस सब चीज के बारे में कुछ भी भनक नहीं लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा डॉगी मुझे किसी तरह का सिग्नल दे और बताने की कोशिश करे कि मुझे क्या हुआ था, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। वो ऐसा बर्ताव कर रहा था कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। जंगल का वो हिस्सा कहाँ था अब दोबारा मुझे तो मिल ही नहीं रहा था। मैं अपने आप को कुछ भी समझा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा था। फिर इसके बारे में मैंने किसी से कुछ भी बात नहीं की और वो लड़का रॉन जिसको सब कोई ढूंढ रहे थे वो भी उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला और वो भी एकदम शांत था। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि वो कहाँ भाग के गया था और वो इतने दिन से कहाँ गायब था तो उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उसने बोला उसे कुछ भी याद नहीं है, उसको बस लास्ट सीन इतना ही याद है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैंप फायर के पास बैठा था। तभी उसको अचानक से कोई आवाज़ सुनाई दी और अपनी तरफ बुला रही थी और वो फिर उस आवाज़ के पीछे भागते हुए चला गया। हम लोग के साथ क्या हुआ, हम दोनों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक रेस्क्यू था। इसके बारे में मैं किसी को कुछ भी बता नहीं सकता था, वरना लोग मुझे पागल समझते और मेरी नौकरी में भी कुछ दिक्कत आ सकती थी और इस राज को मैंने राजी रखा। ये घटना ऑफिसर मॉरिन के साथ घटी है।
अमेरिकन नेशनल पार्क में। तो अब आगे की घटना मैं आपको ऑफिसर मॉरिन की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हमें उस बच्चे को ढूंढते हुए लगभग 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे। हमारी टीम में ज़्यादा लोग नहीं थे। हम जंगल के जिस हिस्से में उसको ढूंढ रहे थे उस हिस्से में पहले कोई भी नहीं गया है। हमें कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि हमें उसके यहाँ पे होने की कुछ निशान भी मिलेगी। जहाँ से वो गायब हुआ था वहाँ से वो जंगल का एरिया करीबन 15 किलोमीटर दूर है, और वो यहाँ पे क्या करने आया इसके बारे में हम लोग कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। जो लड़का गायब हुआ था उसका नाम रॉन था। अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए आया था। उसके दोस्तों ने बताया वो लोग कैंप फायर के पास बैठे हुए थे। तभी रॉन को अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। हालांकि वो आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी थी सिवाय रॉन के। वो आवाज़ जिधर से आई थी उसी तरफ बहुत अजीब तरीक़ा से देखने लगा। उसके दोस्त जब शांत हुए और उन्होंने रॉन से जब पूछा कि तुम किधर देख रहे हो, तो उन्हें बिना कुछ जवाब दिए जंगल के उस हिस्से में भाग गया। और वो बोल रहा था कि वो मुझे बुला रही है और वो चिल्ला रही है। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि तुमको कौन बुला रही है। वो उसका जवाब बिना दिए ही बहुत ही तेज़ी से भाग गया। उसको रोकने की उन्होंने बहुत कोशिश की, तब तक रॉन गायब हो चुका था। पलक झपकते ही अचानक से वो कहाँ गायब हो गया था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रॉन के दोस्तों ने भी अपनी टॉर्च लेके उस डायरेक्शन में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ जैसा कि रॉन हवा हो गया हो। काफ़ी देर तक रॉन को ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिला, उसके दोस्तों ने फॉरेस्ट ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी। तभी हमारी सर्च करने वाली टीम वहाँ पे पहुँची। हमने दिए गए सारी डिटेल्स को कलेक्ट किया और लगातार उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहे जहाँ पर आखिरी बार उसके दोस्तों ने उसको जाते हुए देखा था। रॉन की उम्र करीब 27 साल की थी और वो गोरा था और उसकी हाइट करीबन 6 फीट की थी। और ये बात बहुत ही ताजुब की थी कि मेरी हाइट भी उसी की तरह थी। हाँ, बस वो मेरे से कुछ साल छोटा था, लेकिन फिर भी मेरी और उसकी डिटेल्स मिल रही थी। शुरुआत में जब हम लोग ने 2 दिन उसको ढूंढा तो वो नहीं मिला। फिर हमने स्टेफर्ड डॉग्स मंगाए और वो लगातार उसी डायरेक्शन में भागे जा रहे थे जिस तरफ रॉन भागते हुए गया था। करीबन 10 किलोमीटर बाद जंगल के उस एरिया में पहुंच गए जहां पे हमें जाना मना था। दरअसल हम वहां पे कभी नहीं गए थे क्योंकि वो जंगल का काफ़ी घना एरिया था जिसको अभी कई फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक्सप्लोर नहीं किया था। ये घटना 1990 की है। उस वक्त तो उतने डीप में कोई जाता भी नहीं था। उतना सर्च करने के बाद हमें रॉन की जूते मिले जो कि उसके दोस्तों ने वेरीफाई किया वो रॉन की जूते हैं। वो इतनी दूर क्या करने आया था हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमें वहाँ पे रॉन की पैर के निशान भी मिले। एक पैर में उसने जूता पहना हुआ था और दूसरे पैर में कुछ नहीं। कुछ दूर हमने पैर के निशान का पीछा किया और वो पैर का निशान एक छोटा सा दलदल के पास आके ख़त्म हो गया। फिर उस दलदल के बाद हमें एक मोटे पैर के निशान मिले जो कि रॉन के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशानों को देख के इतना तो पता चल गया था हो ना हो रॉन यहीं कहीं है, क्योंकि हर कुछ मीटर बाद हमें रॉन के कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ मिल रही थी कि हमें ये पता चले कि वो रॉन की ही चीज़ है। जिस वक्त हम जंगल के एरिया में खड़े थे उस टाइम हमारी टीम में कुल 4 लोग थे और हम लोग के पास एक स्निफर डॉग भी था और हमारे पास हमारी एक गन थी और एक टॉर्च। हमने प्लान बनाया कि हम चारों लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि जहाँ पर रॉन के फुटप्रिंट्स ख़त्म हो गए थे कि वहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं था कि हम लोग किधर जाएं। उसको ढूंढते हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे। अब हम लोग को वापस भी बुलाया जा रहा था क्योंकि हमें और भी ज़्यादा काम थे, लेकिन हमारा ये केस पूरा नहीं हुआ था। मुझे अक्सर अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि रॉन मिल जाएगा। वो अचानक से कहाँ गायब हो गया किसी को भी कुछ नहीं पता। मेरे साथ जो कुत्ता था उसका नाम ब्रूनो था। मैं और ब्रूनो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जहाँ से हमें बड़े पैरों का निशान मिला था। ब्रूनो आगे बढ़ता जा रहा था और मैं उसी के पीछे था। कुछ दूर जाने के बाद ब्रूनो अचानक से खड़ा हो गया और शांत हो गया।
उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बस एक बड़े से झाड़ के पीछे देख रहा था और उसी झाड़ की तरफ देख के भौंक रहा था। मैं उसे आगे जाने के लिए बोल रहा था पर वो वहाँ से आगे जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने खुद झाड़ के पीछे जाके देखा तो वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो अपने कमर के ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और वो खाली काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसकी पीठ पूरी काली थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे पीठ में किसी ने काली मट्टी लगा दी हो। वो मट्टी में कुछ खोज रहा था और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसके तेज तेज सांस लेने की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने उसको बुलाने की कोशिश की। मैंने उसको जैसे ही बुलाया वो मट्टी में खोदना बंद कर दिया और आगे की तरफ देखने लगा। वो अपने शरीर में हल्का सा भी मूवमेंट नहीं किया था। उससे मैं करीबन 5 मीटर की दूरी पे खड़ा था। उसने कोई भी हरकत नहीं की। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने अपनी पिस्तौल बाहर निकाल ली क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पे हमला करेगा। मैंने उसको अपनी तरफ घूमने के लिए बोला लेकिन वो नहीं घूमा और उठ के जंगल के अंदर भागने लगा। वो उस तरफ जा रहा था जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। जंगल के उस एरिया में तो बहुत अंधेरा होता है। सूरज की रोशनी भी वहाँ पे ढंग से नहीं पहुँच पाती है। मैं उसे बार बार रोकने की चेतावनी दे रहा था लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। जब मैं आगे की तरफ भागा तो मेरे साथ मेरा कुत्ता भी भागा और हम दोनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिर वो जंगल में क्या कर रहा था हमें कुछ भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा मैं उसे गोली मार के रोकने की कोशिश करूं क्योंकि अब मुझे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। मैं उसे गोली नहीं मार सकता था। मेरे दिमाग में शायद ये चल रहा था कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो और शायद मुझसे वो बहुत ज़्यादा डर गया हो। मैंने हवा में एक फायर किया और मेरी गोली चलाते ही वो उसी वक्त रुक गया। मैंने उसे पीछे घूमने के लिए बोला और वो तुरंत घूमा और उसको देख के मेरे हाथ से मेरी बंदूक छूट गई। वो आदमी जो भी था उसका शक्ल हूबहू मेरे से मिल रही थी। उसकी हाइट, उसकी आंखें, उसके चेहरे पे जितने भी बाल थे हूबहू मेरे से मिल रहे थे। मेरा कुत्ता लगातार उसको देख के भौंके जा रहा था और मैं उसे देख रहा था। कुछ देर के लिए मेरे हाथ पैर एकदम जम गए थे लेकिन वो मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो मेरी तरफ कुछ देर के लिए मुझे घूर के देखने लगा और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था। मैं जब बेहोश हो रहा था तो मैंने आखिरी बार उस आदमी को देखा था। वो काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा था क्योंकि मेरी आंखें ढंग से खुल भी नहीं रही थी। मुझे सिर्फ बस इतना दिखाई दे रहा था कि वो मेरे पास आ रहा है और मेरे कानों में मेरे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सिर्फ आ रही थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बेस के रेस्टिंग रूम में सोया हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ और वहाँ पे मैं कैसे पहुँचा। जब मैंने अपने गलीग से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उस बच्चों को ढूंढते हुए मैं जंगल में चला गया था लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर चला गया था। जब मेरी कोई खबर उन्हें नहीं मिली तो वो लोग मुझे भी ढूंढने के लिए आए और मैं उनको चलते हुए मिल रहा था। मैं धीरे धीरे जंगल के बाहर चलता हुआ आ रहा था, कहीं खोया हुआ था। उन्होंने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका जवाब मैंने कुछ भी नहीं दिया। फिर मैं उन लोग के सामने ही बेहोश हो गया और सच बताऊं तो मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ और मैं अपने आप जंगल के बाहर चलते हुए कैसे पहुंचा, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मेरे साथ जो मेरा कुत्ता था वो भी मेरे साथ चल रहा था और ताजुब की बात तो ये है मेरे कुत्ते को भी इस सब चीज के बारे में कुछ भी भनक नहीं लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा डॉगी मुझे किसी तरह का सिग्नल दे और बताने की कोशिश करे कि मुझे क्या हुआ था लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। वो ऐसा बर्ताव कर रहा था कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। जंगल का वो हिस्सा कहाँ था अब दोबारा मुझे तो मिल ही नहीं रहा था। मैं अपने आप को कुछ भी समझा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा था। फिर इसके बारे में मैंने किसी से कुछ भी बात नहीं की और वो लड़का रॉन जिसको सब कोई ढूंढ रहे थे वो भी उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला और वो भी एकदम शांत था। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि वो कहाँ भाग के गया था और वो इतने दिन से कहाँ गायब था तो उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था।
उसने बोला उसे कुछ भी याद नहीं है, उसको बस लास्ट सीन इतना ही याद है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैंप फायर के पास बैठा था। तभी उसको अचानक से कोई आवाज़ सुनाई दी और अपनी तरफ बुला रही थी और वो फिर उस आवाज़ के पीछे भागते हुए चला गया। हम लोग के साथ क्या हुआ, हम दोनों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक रेस्क्यू था। इसके बारे में मैं किसी को कुछ भी बता नहीं सकता था, वरना लोग मुझे पागल समझते और मेरी नौकरी में भी कुछ दिक्कत आ सकती थी, और इस राज को मैंने राजी रखा।